ये वीडियो में आपको बताया जाएगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो तो वो वाले केस में क्या स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि कौन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्या एग्जामिनेशंस रहते हैं, एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया क्या रहता है, देन आप कैसे प्रिपेयर करोगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो एग्जाम है उसे, देन अगर आपने एग्जाम कंप्लीट कर ली है तो उसके बाद कौन से स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं, कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ से आपको ARN नंबर मिलेगा, कैसे आप नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ सकते हो, कैसे आप डायरेक्ट AMC से जुड़ सकते हो, क्या कमीशंस रहेगा, और और भी कुछ चीजें हैं जो आपको वीडियो में बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है कि कौन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कौन बन सकता है। सी इसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, कोई ऐसी मेरे हिसाब से एलिजिबिलिटी नहीं है जहां तक मैं जानता हूं, लेकिन आप इंटरेस्टेड हुआ होने चाहिए और आपका बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप म्यूचुअल फंड को समझ पाओ, या फिर ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटीज मार्केट को थोड़ा बहुत आप समझते हो, तो वो वाले केस में आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हो या बनने के लिए एलिजिबल होते हो। अनदर पॉइंट इज के क्या एग्जामिनेशन है। ओके, फॉर्मल एजुकेशन चाहिए। ओके, जो मैंने आपको बताया फॉर्मल एक एजुकेशन चाहिए, माने समझ लीजिए आपने 12th पास कर ली है, 10th पास की है, तो भी मैं तो समझता हूँ कि आप इसके लिए एलिजिबल हो। सिक्योरिटीज मार्केट को आप समझनी चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड्स को आप समझनी चाहिए, तो आप इसका एग्जाम दे सकते हो। नाउ एग्जामिनेशन जो होती है वो होती है NISM की। ओके, NISM अगर आप ये NISM की वेबसाइट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ये जो वेबसाइट है यहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना रहता है सर्टिफिकेशन के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो सर्टिफिकेशन वाला ऑप्शन है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, देन ओके यहाँ पे एक और ऑप्शन है सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशंस। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे रिलेटेड लिंक्स में रजिस्टर फॉर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। ओके, और आप रजिस्टर करते हो तो फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, वहां से आप लॉगिन कर पाओगे। लॉगिन करने के बाद आपको एक पोर्टल का एक्सेस मिलेगा, जो पोर्टल कुछ इस हिसाब से नजर आएगा। मैंने ऑलरेडी क्लियर करके रखा हुआ है एग्जामिनेशन, तो इसी तरह का पोर्टल आपको मिलता है। यहाँ से आप जो भी मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट जो भी एग्जामिनेशन ऑफर करता है वो आप यहाँ से दे पाओगे। जैसे यहाँ पे बात करें, एक तो प्रोफाइल वगैरह ये छोटी सी चीजें होती है जो आपको करनी रहती है। ओके, अदरवाइज ऐसा डैशबोर्ड रहेगा, ये डैशबोर्ड पे आपको एग्जामिनेशन, ये एनरोलमेंट वाला एक ऑप्शन है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये एनरोलमेंट प्रोसेस में आपको बताया गया है कि आपको पहले तो एग्जामिनेशन के लिए एनरोल होना पड़ेगा। तो सी जैसे आप रजिस्टर होते हो, लॉगिन होते हो, आपको कोई भी एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करना है वो बताना है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ओके, आप सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन देना है तो उसका क्या क्राइटेरिया है। एग्जामिनेशन फ्री है, यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन है जिसके चार्जेस है। तो अगर आप देखोगे कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर 5A 7वें नंबर पे आपको नजर आ रहा है, 1500 रुपये उसकी फीस रहती है। 100 मार्क्स होते हैं, उसमें से 50 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, और MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ओके, और उसका जो सर्टिफिकेशन है उसकी वैलिडिटी रहती है 3 साल के लिए। तो ये यहाँ पे NISM का जो पोर्टल है उसको यूज करना है, और इसे यूज करके आप एनरोलमेंट कर सकते हो। आपका जैसे यहाँ पे एनरोल ऑनलाइन प्रोफाइल जैसे नजर आएगी, लॉगिन करोगे, फिर एग्जाम पिक करना है, फीस वगैरह पे करना है, सिंपल सा फंडा रहता है। तो ये चीजें करनी रहती है आपको। अब जस्ट अ मिनट। ओके, तो एग्जामिनेशन कौन सी रहती है हमने बता दिया आपको कि NISM की जो सीरीज 5A होता है उसका जो एग्जाम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वो एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना रहता है। अब इसका प्रिपरेशन कैसे करोगे।
प्रिपरेशन करने के लिए देखिए मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि कई लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का ये जो एग्जामिनेशन होता है उसके लिए कई बुक्स वगैरह मिलते हैं आपको, ई बुक भी मिल जाते हैं, कई सारी चीजें पढ़ते हैं। लेकिन जहां तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा ये मानना है कि आप सिक्योरिटीज मार्केट के जो फंडामेंटल्स है उसको अच्छे से समझते हो, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझते हो। आप मैं आपको बोलूँ तो स्टॉक मार्केट में जो फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप करते हो तो कुछ रेशियोज होते हैं, वो रेशियो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड और कुछ नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में। ओके, तो स्टॉक मार्केट से जुड़ी या सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़ी हुई कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, ये सारी चीजों को जोड़ के जो चीजें हैं, जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसके, वो आपको पता होने चाहिए। हाँ, कुछ रेशियोज हैं, वो रेशियोज के कैलकुलेशन आपको आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आई थिंक 5 से 10% वो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इसका ये रेशियो है तो इससे फाइंड आउट करो कि क्या होगा। ओके, जहां पे आपके पास 4 ऑप्शन भी है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो आपको 100 में से आप हर एक क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। और एग्जामिनेशन में जब एग्जामिनेशन में आप जब बैठते हो तो ये नहीं कि मैं बाद में देखूंगा ऐसा, क्योंकि मैंने 2 बार ये एग्जामिनेशन दी है। 2 बार इसलिए कि दोनों बार मैंने क्लियर की है, लेकिन एक बार थोड़ा जो रिन्यूअल का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करना मेरा रह गया था, तो मैंने दोबारा एग्जाम दी है और दोनों क्लियर हो गई। दोनों बार मुझे ये पता चला कि पहली बार थोड़ा मुझे लगा था कि टाइम बचता है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम अभी 31 अगस्त को मैंने एग्जाम कंप्लीट की तो मुझे लगा कि आपको टाइम नहीं मिलता है, क्वेश्चंस थोड़े थोड़े बहुत लेंथी नजर आते हैं, चीजें ज्यादा पढ़नी रहती है आपको। और 2 ऑप्शन जो होते हैं, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, और उसके साथ 2 और ऑप्शन, तो ये थोड़े कंफ्यूज करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इजी क्वेश्चंस, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इजी क्वेश्चंस, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। प्रिपरेशंस माने मेरे हिसाब से तो प्रिपरेशंस नहीं, आप जैसे मैंने बोला 3 साल पहले भी एग्जाम, 4 साल पहले दी थी और अभी दी, लास्ट वाले एग्जाम में कोई प्रिपरेशन नहीं थी, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पता है, सिक्योरिटीज मार्केट के जो कॉन्सेप्ट है वो पता है, उसके अंदर आप जुड़े हुए हो, तो आपको मेरे हिसाब से कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि 4 ऑप्शन में से आपको, आप जब उसे कॉन्सेप्चुअल बेसिस जब सोचोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, आपको अगर इंग्लिश में या हिंदी में एग्जाम दे रहे हो तो आपको वो चीजें समझनी आनी चाहिए कि वो क्या बोलना चाहता है। ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको इजीली पिक करने हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप वो बोलते हैं ना, तुक्का लगाना है, तो तुक्का लगाने के लिए भी आपके पास कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए, कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए। ओके, डेट क्या है, इक्विटी क्या है, ये छोटी बात है, माने इसके अंदर थोड़े अंदर जाओगे तो उसका भी कॉन्सेप्ट होता है। वो सारी चीजों को आप जोड़ोगे, जब आप सोचोगे, मीन्स आप देखिए रट्टा लगा के गए हैं और वही क्वेश्चन आ गया और आपने क्लिक कर दिया तो वो सेकंड्स में काम हो जाता है। लेकिन जो बंदा कॉन्सेप्ट को जानता है वो 100 क्वेश्चन को पढ़ लेगा और वो पढ़ के आंसर देगा तो वो भी पास हो जाएगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो मैंने देख लिया, और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और मार्क आपकी कटेगी, ऐसा नहीं कि मार्क नहीं कटेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये दोनों भी होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। तो ऐसा हुआ था जब मैंने लास्ट टाइम मैंने अपियर किया, तो ऐसा हुआ था, ए और बी आंसर है, बी और सी है, फिर क्लियर होता है बोथ है या नन है। ओके, या फिर सी है, कई बार तो ऐसा भी होता है, ए बी, बी सी, या फिर सी है। ओके, तो वो वाले केस में आपका कॉन्सेप्ट, वहां पे मुझे लगा कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप सोच पाओगे। ए और बी है और बी और सी है, बी आंसर ही नहीं है, बी आंसर ही गलत है, तो बी को छोड़ना है क्योंकि सी ही सही होगा, क्योंकि बी आंसर ही नहीं है, ए और बी साथ में है और बी और सी साथ में है ऑप्शन। तो ये थोड़ा मीन्स दिमाग भी लगाना है तो आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। ओके, तो ये बात हुई कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अदरवाइज आप देखिए, मैं आपको बता दूं, आप पोर्टल पे जब ये वाला एक्सेस आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे प्रैक्टिस एग्जामिनेशन के लिए भी ये वाला एक ऑप्शन दिया गया है।
ओके, अवेलेबल एग्जामिनेशन, तो यहाँ से आपके पास ये सारे जो ऑफर करते हैं NISM, जो भी ऑफर करता है एग्जामिनेशन, वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो जैसे यहाँ पे 5A का एग्जामिनेशन है 9 नंबर पे, तो वो आप ट्राई करके देख लो। 1 बार, 2 बार, 3 बार ट्राई करते रहो, फिर आपको लगेगा कि नहीं अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। और सेम जो इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर जो चीजें एग्जामिनेशन में नजर आएगी, जो फॉन्ट वगैरह बोल दो या क्वेश्चंस क्वेश्चंस तो सेम नहीं रहेंगे, लेकिन फॉन्ट वगैरह जो इंटरफेस है पूरा, आपको जो डैशबोर्ड नजर आएगा वो सेम यही रहेगा। ओके, ये सेम रहेगा। जैसे देखिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट यही रहेगा। आप जैसे स्टार्ट एग्जामिनेशन करोगे, कुछ चीजें आएगी जो ये जहां जैसा नजर आ रहा है वैसा ही नजर आएगा। तो ये 30 क्वेश्चंस आप ट्राई कर रहे हो, बार बार ट्राई करो। ओके, एक ही नहीं होगी, ये रैंडमली मिलते हैं, तो ये ट्राई करते रहो तो आपको पता चलेगा क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। अदरवाइज कोई पहले से इससे साथ जुड़े हुआ है लंबे वक्त से, तो ये उनके लिए दिक्कत नहीं करता। अदरवाइज यही डैशबोर्ड रहता है। ओके, मुझे अभी कंप्लीट नहीं करना है तो हम बाहर निकलेंगे। ओके, और तुरंत आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। जैसे हमने ट्रायल नहीं किया तो ये फेल रिजल्ट आ गया, वैसे ही एग्जाम में भी आप जैसे ही कंप्लीट करते हो एग्जामिनेशन, आपका रिजल्ट ऊपर ही आ जाएगा क्या आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। ओके, तो ये एग्जामिनेशन, कई सारे एग्जामिनेशन हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि NISM सीरीज 15 का जो होता है वो भी आई थिंक क्लियर करना चाहता हूँ मैं, लेकिन अभी नहीं, अभी उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ मैं। वो कौन सा रहता है, जस्ट मिनट, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, वो करना है मुझे, तो वो देखेंगे। ओके, चलिए, तो ये डैशबोर्ड रहता है, यहाँ से ही आप एग्जामिनेशन की अगर प्रिपरेशंस करनी है तो आप प्रिपरेशंस कर सकते हो। ओके, देन अगर आपने एग्जामिनेशन क्लियर कर ली है, तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपको 2-3 दिन में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और वो यहाँ पे नजर आएगा आपको। अगर आप माई सर्टिफिकेशन में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है या नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे माई एग्जामिनेशन वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर जाओगे तो यहाँ से जब अप्रूव्ड हो जाएगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। रिजल्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मैंने अभी कंप्लीट किया था, ये अप्रूव्ड हो गया है, माने सर्टिफिकेट अप्रूव हो चुका है। यहाँ से मैं सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता हूँ, क्योंकि एमफी में भी रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। ओके, तो एमफी में भी आपको जो एसोसिएशन है उनका उसके साथ भी रजिस्टर करना रहता है। वहां से आपको ARN नंबर मिलेगा, और फिर क्या करना है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से अप्रूव हो जाने के बाद। कैसे एमफी पे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या उसका क्राइटेरिया है, तो यहाँ से आप रिजल्ट, आप चाहो तो आपका रिजल्ट यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। वो आप जैसे एग्जाम क्लियर करोगे यहाँ पे ये मिल जाएगा स्टेटस ऑफ एनरोलमेंट में, लेकिन ये अप्रूव होने में कुछ टाइम लगेगा। दूसरी एक चीज कि अगर आपका अप्रूव जल्दी नहीं हो रहा है तो आपको मेल मिला होगा, मेल में बताया जाता है कि आपका जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल में जो भी पर्टिकुलर फोटो आपने अपलोड करके रखा हुआ है वो अगर पुरानी है तो आपको ईमेल करके बोला जाएगा कि एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में आपको ये फोटो, जो लेटेस्ट फोटो है वो अपलोड करनी है, अदरवाइज हम इसे आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। ये हो सकता है। ओके, ऐसा मेरे पे मेल आया था तो मैंने वो चीजें की थी, तो वो करना रहता है आपको। फिर यहाँ पे वर्कबुक वगैरह स्टडी के लिए भी मिल जाते हैं, तो वो आप देख सकते हो, आपने जो पेमेंट की है उसका बिल ऑफ सप्लाई मिल जाता है आपको कि पेमेंट कितनी हुई थी, क्या थी, वगैरह वगैरह। ओके, तो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। हाँ, अब एमफी में भी आपको रजिस्ट्रेशन करना रहता है। एमफी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको जाना है। जैसे मैं यहाँ पे बता दूं आपको, यहाँ पे आप सिर्फ एमफी लिखोगे तो यहाँ से गूगल पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी, पहली वाली वेबसाइट। अब यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्नर में जाओगे, यहाँ से ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल ऑफ ARN। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है। ARN नंबर मीन्स आपका है, और पासवर्ड आपको मिलेगा जब रजिस्टर करोगे। तो पहले तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, और रजिस्टर आप तब कर पाओगे जब आपका जो पैन है वो पैन की डिटेल शेयर की जाएगी एमफी से शेयर कर दी जाएगी। एक बार एक तो एक सर्टिफिकेशन आपका एक हो गया।
3-4 दिन बाद आपको सर्टिफिकेट मिल गया। अब वो अपडेट हो जाना चाहिए एमपी का, जो एमपी के पास भी वो चीजें पहुंचती है, उसमें भी 3-4 दिन लगते हैं, कई बार थोड़ा वक्त ज्यादा भी लगता है, मैं ज्यादा श्योर मीन्स जैसे वहां पे अपडेट होगी डिटेल फिर आप रजिस्टर कर पाओगे। क्यों? क्योंकि देखिए एआरएन ये चीजें डालोगे, आप इंडिविजुअल हो, आप पैन नंबर यहाँ से डाल दोगे, जैसे मैं पैन नंबर डालता हूँ, ईमेल मैंने डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, फिर आप जैसे ये वाला गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे रेड नजर आ रहा है कि आपका जो पैन नंबर एंटर किया है वो एनआईएसएम सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड, मीन्स वो पिछला वाला बता रहा है कि पिछला वाला जो आपका वो एक्सपायर्ड है, मीन्स वो चीजें अभी तक एमपी के पास पहुंची नहीं। कल ही मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन एमपी के पास ये पैन नंबर से डिटेल नहीं पहुंची है। जब पहुंच जाएगी, जब चीजें डिटेल पहुंच जाएगी, तब मैं यहाँ से रजिस्टर कर पाऊंगा। वो भी मैं वीडियो आपको अपलोड करके बताऊंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सिंपल सी प्रोसेस रहती है। ओके, और कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स होगी तो भी मैं समझ लूंगा अपने हिसाब से और आपको बताऊंगा। तो यहाँ से आपको एमपी की वेबसाइट से एआरएन लेना रहता है, रजिस्ट्रेशन करना रहता है, आपका जो एक्सएमएल डेटा होता है आधार का वो डालना रहता है, आपका आईडी प्रूफ, पैन नंबर वगैरह कुछ चीजें मांगी जाती है, तो आपका केवाईसी ऑनलाइन ही हो जाता है और आपको एआरएन नंबर मिलता है। ओके, ईमेल पे आपको एआरएन नंबर मिल जाएगा। अब एआरएन नंबर आपको मिल गया, समझ लीजिए एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर जिसे बोला जाता है, तो आपने एमपी से रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसका भी एक 1725 या मीन्स 1800 से कम ही है, उतना उनका जो चार्जेस है वो चार्जेस आपको पे करना रहता है। जब एआरएन नंबर आपको मिल जाता है, देन आपको सोचना है कि अब मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कैसे करूंगा। मैंने एआरएन नंबर तो ले लिया, अब काम कैसे करना है। तो काम करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। एक, आप किसी भी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जुड़ जाओ, जैसे प्रूडेंट है, फिर है एनजे वेल्थ है, अभी नए कुछ ब्रोकर है जिसमें एसेट प्लस है, देन फंड्स इंडिया है, और भी कुछ है। ओके, तो कई सारे हैं जिसके साथ आप जुड़ सकते हो, कई नामी हैं, कई ब्रोकर है वो नामी नहीं है, और कुछ ऑनलाइन प्रेजेंस ही रखते हैं, कुछ जो है उनका फिजिकल प्रेजेंस भी रहता है। जैसे एनजे वेल्थ की बात करूं तो उसका फिजिकल प्रेजेंस, उसके ब्रांचेस आपको इंडिया में मिल जाएंगे, वैसे ही प्रूडेंट के भी मिल जाते हैं, तो उनका ऑफलाइन प्रेजेंस रहता है। लेकिन अभी मार्केट में कुछ ऐसे भी फिनटेक कंपनी जिसे बोलते हैं, फिनटेक कंपनी भी है, एएम सॉरी ब्रोकर्स हैं जो फिनटेक प्लेटफॉर्म वो अवेल करवाते हैं, मीन्स फाइनेंस के साथ टेक्नोलॉजी के साथ जो फाइनेंशियल डेटा है वो आपको बताते हैं, और ऑनलाइन ही प्रेजेंस ही रहती है। जैसे फंड्स इंडिया की बात कर लो, एसेट प्लस की बात कर लो, एसेट प्लस पूरा 100% वो जीरोदा वाला जो है पर्सन, वो उसी ने उसको स्पॉन्सर भी किया हुआ है। तो मीन्स आपको ऑनलाइन प्रेजेंस वाले भी मिल जाते हैं जो ज्यादा आपको कमीशन वगैरह भी ज्यादा देते हैं, क्योंकि उनके ब्रांचेस वगैरह होते नहीं, उनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते नहीं है, तो वो वाले केस में वो आपको ज्यादा ब्रोकरेज ऑफर करते हैं। एनजे वेल्थ है या फिर प्रूडेंट है, वो आपको कम ब्रोकरेज अवेल करवाते हैं, क्योंकि देखिए ऑलरेडी उनका जो ऑफलाइन प्रेजेंस है उसके पीछे उनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस लगते हैं, तो वो वाले केस में वो ज़्यादा आपको ब्रोकरेज ऑफर नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है जो ऑनलाइन प्रेजेंस ही रखते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर, वो आपको अच्छा ब्रोकरेज रेशियो देते हैं। 90 एसेट प्लस की बात करूँ तो 90-10 का रहता है, मीन्स 90% आपको जो भी आपका कमीशन मिलेगा, 10% आपको एसेट प्लस को देना है, इस हिसाब से। और दूसरी एक चीज कि आप नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जुड़ते हो तो तकरीबन सभी 44 एएमसी है, सभी एएमसी का आप म्यूचुअल फंड बेच सकते हो, म्यूचुअल फंड वाली कोई भी प्रोडक्ट हो। ओके, एसआईपी हो या मीन्स किसी भी तरह इक्विटी फंड है, डेट फंड है, या जो भी हाइब्रिड फंड है वगैरह कुछ भी, तो सभी कंपनीज के आप बेच सकते हो अगर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जुड़ते हो। डायरेक्ट भी आप जुड़ सकते हो, डायरेक्ट जुड़ोगे तो आपको कमीशन सीधी मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। लेकिन डायरेक्ट अगर आप जुड़ते हो, डायरेक्ट किसी एएमसी से जुड़ते हो, समझ लीजिए एचडीएफसी एएमसी से मुझे जुड़ना है, तो एचडीएफसी के ऑफिस चले जाओ, आप उनको बताओ कि मेरा ये एआरएन नंबर है, तो आपको वो अपने अंदर एनरोल कर लेंगे और आप एचडीएफसी का जो भी म्यूचुअल फंड है वो बेच पाओगे।
वैसे 44 एएमसी के साथ आप जुड़ सकते हो, ऐसा नहीं एक ही एएमसी के साथ जुड़ सकते हो, लेकिन उसमें आपका काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपको सॉफ्टवेयर परचेज करने पड़ेंगे। ओके, और उसमें काम भी आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा, जो रिपोर्ट्स वगैरह क्लाइंट के रिक्वायर्ड होते हैं वो आपको देने पड़ेंगे, तो थोड़ा काम बढ़ जाता है। लेकिन आप नए हो तो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जुड़िए। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जैसे मैंने बताया, फंड्स इंडिया है, एसेट प्लस है, और भी कुछ है, ओके अभी नाम नहीं याद आ रहे मुझे, तो उनके साथ जुड़ जाओ आप। एनजे वेल्थ है, उनके साथ जुड़ जाओ, या फिर प्रूडेंट के साथ जुड़ जाओ, या कोई भी मीन्स जो भी, तो उनके साथ जुड़ोगे तो क्या होगा कि एक ऐप भी मिल जाता है आपके क्लाइंट को, वो ऐप पे ही डेटा देख पाएगा, जो भी अगर एसआईपी कर रखी है तो उसने, और म्यूचुअल फंड से जुड़ा कोई भी मीन्स कंप्लायंस होगा तो उसका डिटेल उसको मिल जाएगा, रिपोर्ट वगैरह स्टेटमेंट वहां से ही मिल जाएगा। ओके, तो आपका काम इजी हो जाता है अगर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जुड़ते हो। हाँ, थोड़ा कमीशन में कट रहता है, ओके, लेकिन आपका काम इजी हो जाता है। तो देखिए, डायरेक्ट एएमसी से जुड़ने में और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करने में दोनों के प्लस या माइनस कुछ पॉइंट्स हैं, आपके लिए क्या सूटेबल है वो ज्यादा मैटर करता है। अगर मैं आपको मुझे एडवाइस करना है तो मैं यही कहूंगा कि आप टेक्नो ओरिएंटेड पर्सन हो, आपको टेक्नोलॉजी समझ में आती है, आप ऑनलाइन काम कर सकते हो, तो वो वाले केस में जो ऑनलाइन प्रेजेंस रखते हैं वही आपके लिए बेटर है। क्योंकि देखिए, ये तो होगा नहीं कि कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स उसका बिजनेस बंद हो जाएगा, और अगर बंद भी हो जाता है तो एक ऑप्शंस है, एक कौन सा वाला, जस्ट अ मिनट मैं यहाँ पे बता दूँ। देखिए, यहाँ पे EUIN नंबर भी होता है। अगर आप किसी लोगों को ये है कि अगर ये कंपनी बंद हो गई, मैंने जैसे क्लाइंट की बात करें, आप समझ लीजिए प्रूडेंट्स के साथ काम करो, प्रूडेंट बंद हो गया तो क्या होगा। देखिए, आप जब म्यूचुअल फंड या एसआईपी करते हो तो आपका सीधा काम फिर हो जाता है CDSL NSDL, जो आपका वर्चुअल डेटा रखते हैं आपके म्यूचुअल फंड का, और एमफी के साथ आपका सीधा काम हो जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर और जो भी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है वो बाईपास ही रहते हैं जनरली, ओके, क्योंकि आपके उनका डेटा, आप जो भी क्लाइंट है उसका डेटा ऑलरेडी उनके पास, तो क्लाइंट के लिए तो ये सिक्योर है, क्लाइंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक बात है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की, अगर किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को ये होता है कि अगर मेरा एक बड़ा AUM है, 1-2 करोड़ का AUM, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, और कभी मैं जो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर रहा हूँ नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, वो बंद हो गया तो क्या होगा, तो आपको एक EUIN नंबर भी आपको एक जनरेट होता है, वो आप जब ये रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको मिलता है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो आपको एमपी पे सिर्फ ये EUIN मीन्स, आपका जो ARN नंबर है वो एमपी के पास है, लेकिन EUIN नंबर भी क्या होता है कि आपका जो AUM है वो भी ट्रैक होता है। मीन्स किसी ने SIP की है या म्यूचुअल फंड का काम करवाया है तो कौन सा ARN के अंदर या EUIN के अंदर हुआ है वो एमपी के पास डेटा होता है। तो फिर आप किसी और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जुड़ जाओ, लेकिन वो AUM आपके अंदर ही रहेगा, तो वो सिक्योर है। ओके, ये यहाँ पे दिया गया है, इसलिए मुझे थोड़ा मैं आपको बता पाया। चलिए ठीक है, तो इस प्लस और माइनस पॉइंट्स रहते हैं। फिर बात करते हैं कमीशंस की, तो कमीशन मैंने बताया, कुछ जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो 60%, 70%, 80%, 90% तक जनरली ये लोग आपको कमीशन देते हैं, डिपेंड करता है कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ओके, और AUM बेस होता है, ट्रेल बेस कमीशन होता है, मीन्स जैसे जैसे AUM बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कमीशन भी बढ़ता रहता है। और ट्रेल बेस की अगर बात करूं, जैसे वैसे सभी को पता होता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो समझ लीजिए, हम छोटे लेवल पे अगर बात करेंगे तो समझ लीजिए 1,000 रुपए की SIP आप 100 लोगों से करवाते हैं एक महीने में, तो एक महीने में 1,000 और मल्टीप्लाई बाय 100 तो 1 लाख का आपका AUM हो जाएगा। अब समझ लीजिए दूसरे महीने भी उन्होंने SIP कंटिन्यू किए हैं, और वो जो AUM है आपका 1-2 महीने का 2 लाख हो जाएगा। फिर तीसरे महीने 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, वैसे वैसे जैसे जैसे आपका AUM बड़ा होगा, वो AUM पे आपको कमीशन मिलता है, AUM पे ट्रेल बेसिस कमीशन मिलता है। ओके, तो उसका एक कैलकुलेशन रहता है, वो सिंपल सा होता है, लेकिन किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ चीजें, सॉरी, वो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम करना चाहते हो, अगर कोई क्वेरी है आपकी, कुछ चीजें छूट गई, अगर छोटी सी वीडियो मैंने ट्राई की है कि लंबी ना खींची जाए, तो ऑलरेडी 20 मिनट से ज्यादा मिनट्स हो गए, तो
आई थिंक इसे कंप्लीट करना चाहिए। और आपकी कोई क्वेरी वगैरह है, जो कुछ चीज़ें छूट रही है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, तो आपके लिए और भी बेहतर वीडियो हम ला पाएंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही बेहतरीन वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच।